जाति आधारित राजनीति की धारणा मुख्यतः दो हिंदी भाषी राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के बाद चार अलग अलग जातियों के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं, वह बताता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी अंदरूनी सत्ता संघर्ष के बावजूद विभिन्न जातियों में अपने जनाधार को बनाए रखने का प्रयास कर रही है। पंजाब कांग्रेस स्पष्ट रूप से दो खेमों में बंट गई है, एक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का और दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का। भले ही ये दो नेता साथ काम करने का कोई फार्मूला निकाल लें, लेकिन इनके समर्थकों का मैदान पर साथ काम करना मुश्किल हो सकता है। बहुकोणीय मुकाबले में पंजाब में कांग्रेस के जीतने की अच्छी संभावना है, लेकिन इस संकट के कारण यह तय नहीं कि आगे कांग्रेस के लिए क्या परिस्थितियां होगी। सभी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 35% रहा है। उसने 2017 विधानसभा चुनाव 38.5% वोटों से जीता था। उसका जनाधार माझा, दोआबा व मालवा तीनों क्षेत्रों में बराबर रहा फैला है। इनमें क्रमशः 25, 30 और 69 सीटें हैं। 2017 विधानसभा में कांग्रेस को माझा में 46%, जबकि दोआबा और मालवा क्षेत्रों 36% वोट मिले थे। वह दोनों प्रतिद्वंदी अकाली भाजपा और आप एलजेपी गठबंधन से तीनों क्षेत्रों में आगे रही थी। भाजपा भले ही पंजाब में गंभीर खिलाड़ी न हों, लेकिन फिर भी वह कुछ वोट अपनी तरफ कर सकती है। राज्य में समान सरकार की वापसी केवल एक बार हुई है, जब 2012 में शिरोमणि अकाली दल दोबारा चुना गया था। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उसे अपने ही घर में अनुशासन लाना होगा, जिसमें वह असफल रही है। इन विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के मतदाताओं को साधने 4 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। पंजाब में कुल मतदाताओं में करीब 20% जाट सिख हैं। उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उनके प्रभाव हैं। CSDS का सर्वे बताता है कि जाट सिख अकाली दल के वफादार समर्थक रहे हैं, लेकिन 2017 विधानसभा चुनावों में आपने जाट सिखों में पैठ बनाई थी। कांग्रेस इनके बीच कम लोकप्रिय है। कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस जाट सिखों को आकर्षित करना चाहती है। ओबीसी समुदाय के सिखों के वोट कांग्रेस और अकाली दल में बटे रहे हैं। CSDS का सर्वे बताता है कि दोनों पार्टियों को ओबीसी सिख समुदाय के लगभग बराबर वोट मिलते रहे हैं। लुबाना जाति के संगत सिंह गिलजिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ज़्यादा संख्या में सिख ओबीसी मतदाताओं को अपनी
ओर लाना चाहती है। वर्ष 2011 की मतगणना के मुताबिक पंजाब की कुल आबादी में 32% दलित हैं, जिसमें 1/3 दलित सिख हैं। सर्वे बताता है कि कांग्रेस दलित सिखों और हिंदू दलितों दोनों को अपनी ओर लाने में सक्षम रही है, लेकिन 2022 के चुनाव जीतने के लिए उसे यह पकड़ बनाए रखनी होगी। सुखविंदर सिंह डैनी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस यही प्रयास कर रही है। अगर दलित आप की ओर चले गए, जैसा कि 2017 विधानसभा चुनाव में हुआ था, तो कांग्रेस को नुकसान होगा। दलित वोटों को आकर्षित करने के लिए अकाली दल ने भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। दलित हो या गैर दलित, पंजाब के हिंदुओं ने पिछले कुछ चुनाव में बड़ी संख्या में कांग्रेस को वोट दिए हैं। चुनावी मुकाबले में आप और भाजपा के उतरने से कांग्रेस के हिंदू जनाधार को खतरा है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पवन गोयल की नियुक्ति हिंदू वोटों पर पकड़ बनाए रखने का कांग्रेस का प्रयास है, जो 2022 चुनावों में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर में काफ़ी उत्साह है। गुलमर्ग के पर्यटन हब की तस्वीर हमेशा के लिए बदल गई है। यहाँ घाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। पूरे कश्मीर में ऐसे तिरंगे गर्व से लहरा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एकीकरण की प्रक्रिया सही मायने में चल रही है और पाकिस्तान प्रायोजित छद्म युद्ध का उद्देश्य काफ़ी हद तक निष्प्रभावी हो गया है। आज आत्मविश्वास के साथ तिरंगा फहराने की क्षमता होना 5 अगस्त 2019 को हुए संवैधानिक फैसलों की सबसे बड़ी सफलता है। शायद यही सही वक्त है जब हम इसकी समीक्षा करें कि इन फैसलों के पीछे कारण क्या थे। मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण भारत का रणनीतिक विश्वास बढ़ना था। वर्ष 2011-12 का मूल्यांकन बताता है कि सड़कों पर आंदोलन 2008-10 की 3 साल की अवधि के बाद आतंकवाद और अलगाववाद की प्रकृति बदल रही थी। इसी समय बुरहान वानी का उदय हुआ था और आमतौर पर शांत रहने वाला दक्षिणी कश्मीर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का गढ़ बनने लगा था। उधर राज्य प्रशासन कुछ जिलों से आफस्पा हटाने पर आमादा था, जिससे सेना बैकफुट पर आ जाती। हमारा सुझाव था कि आफस्पा के बिना पाकिस्तान की वापसी तय होगी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के मैत्री के प्रयासों को आईएसआई प्रायोजित पठानकोट हमले से झटका लगा। फिर 8 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने बुरहान वानी को मार गिराया, जिसका अलगाववादियों और डीप स्टेट में मनोवैज्ञानिक फ़ायदा उठाकर सड़कों पर उत्पात ला दिया। यहीं से घटनाक्रमों की कड़ी शुरू हुई। उरी हमला 18 सितंबर 2016 को हुआ, जिस पर भारत की प्रतिक्रिया 28 सितंबर को एलओसी के पार सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में आई। फिर 2017 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ। 2 साल में भारतीय सुरक्षा बलों ने 500 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए
उधर 2017 में भारत ने डोकलाम में 72 दिनों तक चीन के गतिरोध का सामना किया।